चलिए आज के इस सेशन में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य, देखिए विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आने वाले साम्राज्य, दक्षिण भारत का एक साम्राज्य रहा है। और इस साम्राज्य के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि विजयनगर साम्राज्य, पहला बात यही है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने किया था। एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अब जो है कि अब कब किया था, 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, अगर पूछा जाए कि कब किया था, तो 1336 ईस्वी में किया था। चूँकि उनके पिता का नाम संगम था, इस वजह से उस वंश का नाम संगम वंश कहा है। उस वंश का, हरिहर और बुक्का द्वारा विजयनगर में जो साम्राज्य स्थापना की गई, उस वंश का नाम संगम वंश कहा गया। क्यों? क्योंकि हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के पिता का नाम क्या था, संगम था। इस वजह से हरिहर और जो बुक्का थे, दोनों कंपिल राज्य में मंत्री हुआ करते थे। दोनों कंपिल राज्य के मंत्री थे। मोहम्मद तुगलक ने जब कंपिल्य पर आक्रमण किया, कंपिल्य को जीता, तब हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया। कंपिल्य पर जब आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद तुगलक ने किया था। तुगलक वंश के राजा जो मोहम्मद तुगलक था, वो जब आक्रमण किया कंपिल्य पर और कंपिल्य को जब जीत लिया, तो इन दोनों को, जो दोनों मंत्री थे हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, दोनों को बंदी बना लिया गया। और बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार भी कर लिया। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम दोनों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। और उसके बाद तुगलक, हरिहर जो तुगलक था, तुगलक ने अपने सेनापति के रूप में, तुगलक ने अपने सेनापति के रूप में इसे क्या किया, दक्षिण भेजने का निश्चय किया कि इन लोगों को दक्षिण के राज्यों में भेजा जाएगा अपने सेनापति बनाकर। हरिहर और जो बुक्का थे, तुगलक सेना के साथ कंपिल्य आए। उन्होंने कंपिल विद्रोह का दमन किया और उन लोगों ने क्या किया, कंपिल विद्रोह जो हो रहा था उसको दमन किया, इसको शांत किया, खत्म किया। और अंत में एक संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर वो क्या हो गए, जो इस्लाम में चले गए थे, इस्लाम धर्म में, फिर से हिंदू धर्म में आ गए। तो पूछा जा सकता है कि हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम किस संत के प्रभाव में आकर अपने हिंदू धर्म में फिर से आए थे। तो उस संत का नाम था विद्यारण्य। विद्यारण्य के प्रभाव में आकर ये फिर हिंदू धर्म में आ गए थे। और एक वेदों के प्रसिद्ध जो भाष्यकार सायण से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी इस साम्राज्य। और सायण से दीक्षा प्राप्त किन्होंने किया था, अगर दीक्षा प्राप्त करने की बात पूछा जाए तो गुरु विद्यारण्य और वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से दीक्षा ली थी। इस साम्राज्य के 4 राजवंश हैं। अगर विजयनगर संगम राजवंश की अगर पूछा जाए कि कितने राजवंश विजयनगर साम्राज्य में, 4 राजवंश आते हैं। एक संगम आता है, एक सालू वंश आता है, एक तुलु वंश आता है और फिर अराविडु आता है। संगम, सालुव, तुलु और अराविडु। देखिए संगम, ये इन चारों वंश ने मिलकर विजयनगर पर लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियाँ, जो संगम वंश था, संगम वंश के समय में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी अनेगोंडी थी। अनेगोंडी। सालू वंश के समय में विजयनगर, और तुलु वंश के समय में पेनुकोंडा, और फिर अराविडु के समय में अराविडु के समय में चंद्रगिरी थी। तो 4 वंश हुए, एक संगम हुआ, एक सालुव हुआ, एक तुलु हुआ, एक अराविडु हुआ। तो संगम वंश के समय में विजयनगर की राजधानी जो थी अनेगोंडी थी। फिर सालू वंश के समय में विजयनगर था। फिर तुलु वंश के शासनकाल में पेनुकोंडा था। और जो अराविडु वंश है, अराविडु के शासनकाल में जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी वो चंद्रगिरी थी। अब जो है क्या हम लोग पढ़े कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने 1336 ईस्वी में कर दिया। और चूंकि इन दोनों के पिता का नाम था, दोनों भाई थे, दोनों के पिता का नाम क्या था, संगम था, इस वजह से इस वंश का नाम संगम वंश कहलाया।
हरिहर और बुक्का के बारे में अगर जानना है तो हरिहर और बुक्का काम्पिल राज्य में मंत्री हुआ करते थे, और जब मोहम्मद तुगलक ने काम्पिल्य पर आक्रमण किया, उनको विजित किया, तो इन दोनों को बंदी बना लिया और बंदी बना के बाद में दक्षिण में एक अभियान के लिए भेजने का निश्चय किया। तो दक्षिण में जब अभियान के लिए गए, काम्पिल्य में विद्रोह हो रहा था, काम्पिल्य के विद्रोह का दमन इन लोगों ने हरिहर और बुक्का ने किया। बाद में विद्यारण्य एक संत थे, संत के प्रभाव में आकर इन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म में फिर से आ गए। इस्लाम धर्म चूँकि स्वीकार कर लिए थे, बाद में ये फिर से हिंदू धर्म में शामिल हो गए। और एक जो प्रसिद्ध भाष्यकार थे, वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण थे, इन लोगों से इन्होंने दीक्षा लिया था। और दीक्षा लेके इस साम्राज्य के अंतर्गत 4 राजवंश आते हैं। एक पहला जो संगम वंश है, दूसरा सालू वंश है, तीसरा तुलु वंश है, चौथा अराविड वंश है। संगम वंश की जो राजधानी है, संगम वंश की राजधानी अनेगुंडी है, सालू वंश की राजधानी विजयनगर, और तुलु वंश की राजधानी जो है पेनुकोंडा है, और अराविड वंश की राजधानी जो है चंद्रगिरी है। अब 1352 से 1353 ईस्वी का समय है, जिसमें हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी थी। कब? 1352 से 53 ईस्वी का समय है। कौन भेजा है? हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी। एक कुमार सबल के नेतृत्व में सेना गई थी, और दूसरी जो सेना थी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार सबल और कुमार कंपन को मदुरा विजय पर 2 सेनाओं का नेतृत्व करने के लिए किसने भेजा था? हरिहर प्रथम ने भेजा था। कब भेजा था? 1352 से 1353 ईस्वी का समय है, इसी समय में भेजा गया था। कुमार कंपन ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया था। मदुरा को जीतकर विजयनगर में किसने शामिल किया था? कुमार कंपन ने। किसके आदेश पे गए थे? कुमार संबल और कुमार कंपन हरिहर प्रथम के आदेश पर गए थे। और कुमार कंपन की पत्नी थी गंगा देवी। गंगा देवी ने जो मदुरा विजय की जो कहानी है, मदुरा विजय की कहानी को एक सजीव चित्रण, एक बुक लिखा है, उसका नाम मदुरा विजयम, जो यानी कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने ये पुस्तक लिखा है। उस पुस्तक का नाम क्या है? मदुरा विजयम। मदुरा विजयम गंगा देवी ने लिखा। कुमार कंपन बुक्का राय का प्रथम पुत्र था। बुक्का राय जो थे, हरिहर प्रथम और बुक्का राय के पुत्र थे और प्रथम पुत्र थे। 1377 में बुक्का की मृत्यु जब हुई तो उसका पुत्र हरिहर द्वितीय शासन पर बैठा। बुक्का की जब 1377 में, अगर पूछा जाए कि बुक्का की मृत्यु कब हुई, 1377 ईस्वी में। हरिहर प्रथम में कुमार संबल और कुमार कंपन को मदुरा विजय के लिए कब भेजा था? 1352 से 53 में। तो 1377 में बुक्का की जब मृत्यु हुई, उसके बाद हरिहर द्वितीय शासन पर बैठा, सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण किया था? वो हरिहर द्वितीय था। और किसकी मृत्यु के बाद ये बैठा था सिंहासन पे? बुक्का राय की मृत्यु के बाद। कुमार कंपन बुक्का राय, यानी कुमार कंपन जो थे, कुमार कंपन की मृत्यु के बाद ये हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठे थे। वही कुमार कंपन जो मदुरा को मिला लिए थे किसमें? विजयनगर में। और हरिहर द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की? महाराज धीराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। अगर पूछा जाए कि श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल करने वाला विजयनगर का कौन सा राजा था, तो वो हरिहर द्वितीय जाता है, हरिहर द्वितीय ने। और हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय के लिए अभियान पे भेजा था कुमार संबल और कुमार कंपन को। कुमार कंपन की मृत्यु कब हुई? 1377 में। अभियान पे कब गए थे? 1352 से 53 ईस्वी के समय में। तो ये जो थे हरिहर द्वितीय महाराजाधिराज की उपाधि धारण किए और इन्होंने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता। श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल लिए। और जो है हरिहर द्वितीय को सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को छीनना था। बहमनी जो राजवंश था उससे ये बेलगांव और गोवा को छीने थे। तो बेलगांव और गोवा को बहमनी से छीनने वाला कौन सा राजा था? वो राजा का नाम जो है हरिहर द्वितीय आता है। हरिहर द्वितीय थे। हरिहर द्वितीय ने बेलगांव और गोवा को किससे? बहमनी वंश से छीना था, बहमनी राज्य से छीना था। ठीक है। अब जो है चंद्रगिरी के सामंत नारसिंह सालू थे। चंद्रगिरी के सामंत का नाम थे नारसिंह सालू ने संगम वंश के अंतिम शासक
प्रौढ़देवराय को पद, यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संगम वंश के अंतिम शासक कौन थे तो प्रौढ़देवराय थे। इनको पदच्युत करके यानी सदा से हटा के और नरसिंह सालुब ने सालु वंश की स्थापना किया 1485 में। 1485 में सालु वंश का स्थापना हुआ। तो और एक नवीन राजवंश सालु वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालु के पुत्र को पदच्युत करके एक जो दूसरे हैं वीर नरसिंह है, वीर नरसिंह थे, नरसिंह सालु के पुत्र को पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। तुलु वंश की स्थापना, यानी सालु वंश की स्थापना किसने की? नरसिंह सालु ने। फिर तुलु वंश की स्थापना किसने की? वीर नरसिंह ने। वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना की। और सालु वंश का अंतिम शासक इमाड़ी नरसिंह था। सालु वंश का अंतिम शासक कौन था? इमाड़ी नरसिंह। इमाड़ी नरसिंह को हरा के और जो है नरसिंह सालु के पुत्र थे इमाड़ी नरसिंह, इनको हराकर वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना की। और तुलु वंश की नींव डाली 1509 में। उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज यानी छोटा भाई कृष्णदेव राय थे, यानी तुलु वंश के राजा थे कृष्णदेव राय। और तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? वीर नरसिंह ने किया था। तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? वीर नरसिंह ने। वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना किया था इमाड़ी नरसिंह को हराकर। जो सालु वंश के राजा थे इमाड़ी नरसिंह, इनको अंतिम शासक थे, इनको पदच्युत करके यानी सत्ता से हटाकर इन्होंने तुलु वंश की स्थापना की। इनका नाम क्या था? तुलु वंश के संस्थापक का नाम क्या था? वीर नरसिंह। वीर नरसिंह थे। 1509 में इनकी मृत्यु हो गई वीर नरसिंह की। तो इनके अनुज थे, छोटे भाई थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी तक ये सिंहासन पर आसीन हुए। ये राजा बन के रहे विजयनगर के। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह से लड़ा था। अगर पूछा जाए कि कुली कुतुब शाह से कौन लड़ा था तो कृष्णदेव राय लड़े थे और विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई थी। और जो है कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। अगर तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग विजयनगर में किसके शासनकाल को माना जाता है तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के जो 8 महान विद्वान एवं कवि सुशोभित कर रहे थे। इस वजह से कहा जाता है कि अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में, किसके दरबार में हुआ करते थे? कृष्णदेव राय के। और कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तुलु वंश के। विजयनगर में तुलु वंश के। और तुलु वंश का स्थापना किसने किया था? वीर नरसिंह ने किया था। चलिए, तो अष्टदिग्गज सुशोभित किसके दरबार को करते थे? कृष्णदेव राय के दरबार को करते थे। इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का यानी तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? किसके शासनकाल को? कृष्णदेव राय के शासनकाल को माना जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की थी? कृष्णदेव राय ने। और महाराजाधिराज की उपाधि धारण किसने की थी? हरिहर द्वितीय ने। महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? हरिहर द्वितीय ने की थी। और आंध्र भोज की उपाधि कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक भी था। और उसकी प्रमुख रचना अमुक्त माल्यादा है। अमुक्त माल्याद की रचना किसने की थी? ये खुद कृष्णदेव राय के थे, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। नागलपुर नामक नगर की स्थापना किसने किया था? कृष्णदेव राय ने नागलपुर नगर की स्थापना किए थे। उसने हजारा राम मंदिर और विट्ठल मंदिर का निर्माण भी करवाया था। विजय विट्ठल मंदिर, हजारा राम मंदिर और विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने हजारा राम मंदिर और विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके समय में पुर्तगाली यात्री यानी कृष्णदेव राय के समय में एक पुर्तगाली यात्री आया था, उसका नाम था डोमिंगो पायस। यानी कृष्णदेव राय के समय में पुर्तगाली यात्री कौन आया था? उसका नाम क्या था? डोमिंगो पायस था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। बाबर जो अपनी आत्मकथा लिखा था उसमें कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। और कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री आए थे, नाम क्या था? डोमिंगो पायस। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आए थे, फारसी राजदूत थे। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य किसने? ननन्य। महाभारत के तेलुगु भाषा में अनुवाद का कार्य किसने स्टार्ट किया था? ननन्य ने किया था, प्रारंभ किया था। और येररन द्वारा उसे पूरा किया गया।
महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद किसने शुरू किया? नन्नन ने। उसको पूरा किसने किया? येररन ने उसे पूरा किया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में विख्यात हैं। कौन कौन? एक कृष्णदेव राय हैं, एक नन्नय है, एक येररन है। ये तीनों जो है कवित्रय के रूप में जाने जाते हैं। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। वैदिक ग्रंथ के जो ग्रंथकार थे सायण, इनको विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर ये चारों की संयुक्त सेना मिलकर विजयनगर पर आक्रमण की और विजयनगर को पराजित किया। तो 1565 में कौन सा युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध हुआ। उस तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की हार हुई। विजयनगर की हार क्यों हुई? क्योंकि 4 राज्य की सेनाएं आपस में मिलके और आक्रमण की थी। कौन कौन? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। ये देखिए बरार जो है, बरार इस संयुक्त सेना में शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया था। फरिश्ता क्या बताता है कि यह युद्ध कहाँ पे लड़ा गया था? तालीकोटा में। इसी वजह से इसे तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है, जो 1565 ईस्वी में लड़ा गया। लेकिन किंतु यह युद्ध का वास्तविक क्षेत्र जो है राक्षसी एवं तंगड़ी 2 गांव था, 2 गांव के बीच स्थित था। राक्षसी और तंगड़ी 2 गांव के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? तालीकोटा का युद्ध, यानी जो विजयनगर पे जो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाएं जो आक्रमण की थी, राक्षसी और तंगड़ी नामक 2 गांवों के बीच में यह लड़ा गया था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का जो शासक था वो कौन था? सदाशिव राय था। कौन था? सदाशिव राय था। और किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथ में थी। सदाशिव राय तालीकोटा युद्ध के समय में विजयनगर के राजा थे, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास थी? राम राय उनके मंत्री थे। अराविडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनकुंडा में की थी। यानी और लास्ट जो वंश है विजयनगर का, अंतिम जो वंश है अराविडु वंश, अराविडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी में हुई। तिरुमल ने किया। तिरुमल ने अराविडु वंश की स्थापना करके, और जो तुलु वंश के सदाशिव राय थे, सदाशिव राय को अपदस्थ करके अराविडु वंश का स्थापना किया 1570 में। और कहाँ पे? पेनकुंडा में। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ, यानी जो इसके उत्तराधिकारी थे किसके? सदाशिव राय के उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुए। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। रंग प्रथम के बाद कौन से शासक हुए? वेंकट द्वितीय। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। चंद्रगिरी को मुख्यालय किसने? वेंकट द्वितीय ने। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। अंतिम वंश अराविडु वंश था। तो और वेंकट द्वितीय राजा वोडियार का समकालीन था। वोडियार का समकालीन कौन सा था? वेंकट द्वितीय थे, जिन्होंने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। तो मैसूर राज्य की स्थापना वेंकट द्वितीय द्वारा की गई थी 1612 में। विजयनगर राज्य में से राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था। भूमि से टैक्स लिया जाता था, यही राजस्व का मुख्य जो स्रोत होता था, यही स्रोत। ये भूमि जो कर होता था 1/3 भाग से लेकर 1/6 भाग के बीच में रखा जाता था। और शिष्ट नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। शिष्ट नामक भी कर लिया जाता था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अठावने कहा जाता था। जो केंद्रीय राजस्व विभाग था विजयनगर राज्य में, उसको क्या कहा जाता था? अठावने के नाम से जाना जाता था। हम्पी का जो खंडहर है वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन जो राजधानी हम्पी ही थी, तो हम्पी का प्रतिनिधित्व कौन करता है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है का प्रतिनिधित्व प्राचीन राजधानी हम्पी करता है, जो कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर काल में ही विरूपाक्ष मंदिर बना था। विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर स्थित है हम्पी में। हम्पी को यूनेस्को की जो सूची में भी शामिल किया गया है, विश्व विरासत स्थल की सूची में। विट्ठल मंदिर जो है हम्पी का जो निर्माण, जो विट्ठल मंदिर जो था विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी कृष्णदेव राय ने कराया था। तो अगर पूछा जाए कि विट्ठल मंदिर और एक और मंदिर था, नाम क्या है आप बताइएगा? याद आ रहा है? एक विट्ठल मंदिर और दूसरा जो है हजाराराम मंदिर और विट्ठल मंदिर, ये 2 मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय द्वारा किया गया था। और कृष्णदेव राय अगर पूछा जाए किस वंश के शासक थे, तो तुलु वंश के शासक थे। ठीक है। तो इसमें जो विट्ठल मंदिर है, इस मंदिर में 56 को तक्षित स्तंभ है जो संगीतमय स्वर निकालते रहते हैं। तो ये जो है
ये हम लोग के विजयनगर साम्राज्य का इतिहास हुआ। और इससे इसको जो है एक बार नहीं कई बार सुनिए, कई बार सुन के इसका लाभ उठाइए विजयनगर साम्राज्य का। इससे एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।